हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्लास चला रहे हैं। आज इसमें सिंपल इंटरेस्ट की हमारी छठी वीडियो है और ये हमारा एक से एक बेहतरीन जो है आज मिसलेनियस क्वेश्चन लोग करेंगे और ये हमारा लगभग समापन की ओर है बच्चों। तो साधारण बैच की जो आज ये क्लास देख रहे होंगे उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे हमारे क्या करेंगे, इसके पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है उन सारे वीडियोस को वो आप देख लेंगे और तब जो है इस क्लास को देखेंगे। इससे बेनिफिट उनको क्या मिलेगा, किसी चीजों को जैसे साधारण ब्याज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, किसी क्वेश्चन का बनाने का एक डिफरेंट अप्रोच होगा, उन सारी चीजों को वो सीख लेंगे। तत्पश्चात इस क्लास को देखना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा न देर करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहता है कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। कमजोर होते हैं वो लोग जो खुद से शिकायत करते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ, मेरे भाग्य में ये नहीं है, ये वो। अगर आप मेहनत करोगे ना तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हो। मेहनत के दम पर आप अपने हाथों की लकीरों, रेखाओं, सबको बदल सकते हो। बस मेहनत जारी रखो। संघर्ष तो हर कोई करता है, बस मेहनत जारी रखो। संघर्ष का जिस दिन फल मिलना होगा उस दिन अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहता है बच्चों कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के उगा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, एकदम जैसे अपने आप से हताश है, निराश है। लग चुका है इसको कि अब मेरे को जीवन में कुछ रखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं थोड़े से उससे हटकर देखे, जहां पे वो अभी अवेलेबल है वहां से वो हटकर देखे। क्योंकि जब हम बहुत तकलीफों के दौर से गुजर रहे होते हैं तो वहां पर हम उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इससे निकल जाता है तो समझ लीजिए, देखिए इसको क्या प्राप्त होता है। तो जो उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के होगा करते। देखिए सफलता कहां मिल गया इसको। तो इसको अपने क्या करना होगा, उस हालात से अलग होना होगा। बहुत मुश्किल है अलग होना, लेकिन संभव है, हर चीज संभव है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ ये हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1600 और 5 वर्षों में 1700 रुपए हो जाती है। वह राशि 4 वर्षों में दोगुने दर से कितनी हो जाएगी। कहता है कि अगर आप 3 वर्षों में 1600 और 5 वर्षों में 1700 हो रहा है तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है कि साले साल ब्याज बढ़ता है, मूलधन फिक्स रहता है। 1 साल का ब्याज 1 अगर है तो 2 साल का ब्याज 2 होगा, 3 साल का ब्याज 3 होगा। मूलधन कुछ नहीं बढ़ेगा, मूलधन फिक्स है। सीआई नहीं है। और मैं आपको बता दूं सीआई का भी स्टार्ट हो चुका है लाइव सेशन। शाम 5 बजे हम लोग लाइव आकर, अभी सीआई आज से ही वो स्टार्ट हुआ है वीडियो, आप देख सकेंगे। उसका एक वीडियो हमने आज लाइव में चला दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ लाइव में जुड़ना ना भूले। आपका 5 बजे लाइव सेशन चलता है जिसमें हम लोग करते हैं क्या, सीआई क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो एसआई और सीआई में एक नॉमिनल डिफरेंस क्या है, नॉर्मल डिफरेंस है कि भाई सीआई के केसेज में क्या होता है, मूलधन बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पहले साल मूलधन पे ब्याज लगता है, अगले साल ब्याज उसमें ऐड होता है और दोनों को ऐड करके मिश्रधन पर ब्याज लगना चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा साधारण ब्याज में नहीं होता। साधारण ब्याज में क्या होता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1600 और 5 वर्षों में 1700, यानी प्रिंसिपल उसका P रुपया फिक्स है और 5 साल का ब्याज हो गया 5 एसआई और तब जाके लगा है 1700। उसके बाद 3 साल में यही जो लगा है 3 एसआई के साथ आपको लगा है 1600 रुपया। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ये चला गया तो 5 में से 3 गल गया, 2 एसआई और 2 वर्ष का एसआई का वैल्यू हो गया 100 रुपया। तो 1 एसआई का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया। यानी 3 वर्षों में 1600, 5 वर्षों में 1700, तो 2 वर्ष बढ़ा, यानी सिर्फ 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा, मूलधन तो बढ़ता ही नहीं। तो 2 वर्ष का ब्याज बढ़ने से हमारा मिश्रधन 100 रुपया बढ़ता है। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है 100, तो 1 वर्ष का ब्याज 50, तो 3 वर्ष का ब्याज 150। अगर 150 इसमें ब्याज है, 1600 में से 150 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1450 आपका मूलधन है। 1600 में 150 अगर ब्याज है तो 1450 और 150 16 होता है क्या, बिल्कुल सर 16 होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये आप ऐसे निकालो या आप करते रहो यार, यहां से निकालो, यहां से निकालो, जहां से निकालो। मान लीजिए यहां से निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज 50, तो 5 साल का ब्याज 50 × 250। अब 1700 में 250 घट जाएगा
तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1450। अब कहता है कि प्रिंसिपल निकल गया, वही राशि 4 वर्षों में दोगुने दर से कितनी हो जाएगी? 4 वर्षों में दोगुने दर से। मैं इसके बाद मेहनत नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि भाई 4 वर्षों में दोगुने दर से करा, 4 वर्ष कोई मायने नहीं रखता, बस 4 वर्ष यही मायने रखता है कि अगर वो धन 3 वर्ष में 1600 हुआ है तो मूलधन निकल गया 1450, और 1 वर्ष का ब्याज 50 होता कब? जब सेम रेट से लगता तब, लेकिन अब 1 वर्ष का ब्याज 50 नहीं होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि दर दुगना हो गया। दर के दुगना होने से हमारा सालों साल इनकम डबल हो जाएगा। तो 1 वर्ष में 50 पहले मिलता था, दर के दुगना होने से 1 वर्ष में 100 मिलेगा। तो 4 वर्ष में बताइए कितना मिलेगा? 400। अब 4 वर्ष में 400 तो ब्याज मिल गया, 1450 आपका मूलधन है, 1850 आंसर हो गया। तो बच्चों इसको आप बिल्कुल तरीके से कर सकते थे। सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन है ही, लेकिन आप करो क्या, कैसे करोगे शो मैं बताता हूं। अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को करने का, तो मैं बताता हूं। 3 वर्षों में 1600, 5 वर्षों में 1700, यानी 2 वर्ष बढ़ा है। और 2 वर्ष बढ़ा है सिर्फ किसकी वजह से? समय जो 2 वर्ष बढ़ा है इससे ब्याज बढ़ा है। 1600 की जगह 1700 लगाया, यानी 100 रुपया ब्याज। तो 2 वर्ष में 1700, 2 वर्ष में 100 रुपए का ब्याज, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में 50, 3 वर्ष में 150, 1600 में 150 ब्याज है, 1450 क्या है? मूलधन। कहता है कि वही राशि बदला नहीं है, 4 वर्षों में दोगुने दर से। हम बोलेंगे दुगने दर से यही होगा कि बस डबल ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष में 50 लगता है, तो 4 वर्ष में 200 लगेगा। लेकिन 4 वर्ष में 200 लगता है कब? उसी रेट से, अब डबल रेट हो गया है, तो 200 दूना 400 लगेगा। तो 1450 मूलधन है, 450 आपका 1850। क्लियर है ना? यानी कि 4 वर्ष का आपका हो रहा है कितना? 50 चौके 200, लेकिन इसको और डबल करेंगे क्योंकि दर क्या है? डबल है। दर क्या है? डबल है। तो इस तरीके से हो गया 200 दूना 400, और मूलधन आपका कितना लाए हैं? 1450। तो हो जाएगा कितना? ये ऐसा ही है, अमाउंट हो जाएगा 1850। थोड़ा थोड़ा सा समझिए बच्चों, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। जितने समय में कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 560 रुपया हो जाती है, उतने ही समय में 800 रुपया 6% की दर से 944 रुपया हो जाता है। वह धनराशि क्या है? ओहो क्या बात है। देखिए मैं इस लाइन को उठाऊंगा, उतने ही समय में, समय यहां से निकल जाएगा। 800 रुपया 6% की दर से 944 हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि 144 का ब्याज हो गया। इसका 6% 1 साल में मिलता पर ईयर, तो कितना मिलता? 6%, 1% 8, 8 6 48, तो कितने वर्षों में मिलेगा 144? 48 दिया 144, समय आ गया 3 साल। कुछ भी नहीं करना दोस्त। क्या कह रहा था कि 800 रुपया 944 हो गया, यानी 144 का ब्याज हो गया। कितने सालों में निकालना है? 6% का दर है, हम बोलेंगे 1 वर्ष में 6% कितना मिलेगा? 1% 8 रुपया, 6% 48 रुपया, तो कितने वर्षों में मिलेगा? 144, 48 दिया 144, 3 वर्ष हो गया, समय निकल गया 3 वर्ष। अब कह रहा है जितने समय में, यानी 3 वर्ष में, वो धनराशि 4%, उतने ही समय। जितने उतने का मतलब क्या हो गया? जितने उतने का मतलब सेम 3 वर्ष। 3 वर्ष में कोई धनराशि 4% की दर से 560 हो जाता है, तो क्या हो गया है? 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया हमारा धन 560 रुपया। हम बोलेंगे ये हो जाएगा 3 चौके 12, ब्याज लगकर 100 रुपया 112 रुपया हो जाएगा। 112 की वैल्यू 560 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगा? 112 पचे 560 और 500 रुपये। क्या आ गया इस सवाल का आंसर? आ गया ये आपका धनराशि। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आते हैं बच्चों अपने अगले सवाल। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जितनी किसी धनराशि पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह 1200 रुपए पर 8.3% साधारण ब्याज के बराबर है।
किसी धनराशि पर इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह 1200 पर 8.1/3% साधारण ब्याज के बराबर है। समय यहां कॉमन है, इसका मतलब कोई जान है क्या? कुछ नहीं है। क्या करना है? समय तो दोनों तरफ कॉमन है और ब्याज बराबर है, ब्याज वही प्राप्त होता है। तो ऐसा करो, मूलधन का जो रेशियो ए अनुपात बी का होगा, ये लग रहा है 6 चौके 24 1 25/4%। ध्यान आपका इधर होना चाहिए बोर्ड पे। कॉन्सेप्ट सीखने के क्रम में आपकी निगाहें एकदम फ्रंट में होना चाहिए, मेरी आंखों से आंखें मिलना चाहिए, नैन नैन से मिलना चाहिए। तो 6 1/4%, यानी पहला 6 1/4 का मतलब 25/4। 4 वर्ष इसका भी रेट इनटू टाइम हो जाता है ब्याज। ये 8/3, 8 3 24 1 25/3। बच्चों ये 25/3 है। मैं टाइम को नहीं ले रहा हूं, टाइम इक्वल इसलिए टेंशन नहीं है। रेट इनटू टाइम इंटरेस्ट होता है, इसका इंटरेस्ट इधर चल जाएगा, इसका इंटरेस्ट इधर, तो 25/3 इधर आ जाएगा और 25/4 इधर आ जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा और ये 4:3 हो जाएगा। ये आपका इसका रेशियो हो जाएगा प्रिंसिपल का, धन का। कहता है कि बाद वाला 1200 है, 3 की वैल्यू 1200। वह वार्षिक प्रतिशत दर से 2 वर्षों में प्राप्त धनराशि क्या है? ऐसा है बेटा, यहां पे अंग्रेजी में क्या है लिखा हुआ है, थोड़ी से देख लेंगे टेक्निकल महोदय। यहाँ पे कितने % वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त धनराशि क्या है? यहाँ परसेंटेज एरर कुछ होगा। ऐसे देखो बेटा, 3 की वैल्यू 1200 तो 4 की वैल्यू 1600। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, 2 वर्षों में किस रेट से ये धनराशि क्या हो जाएगा। कह रहा है वह कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त धनराशि है, यानी वह 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, किस रेट से, वो रेट बता रहे हैं अभी। आगे बढ़ो। कह रहा है एक आदमी 9,000 रुपए बैंक से ऋण लिया, अच्छी बात है। 4 वर्षों बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपए दिया। 4 वर्षों तक तो लगा रहा। 9,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर 36,000, क्योंकि 9 चौके 36। 4 वर्ष बाद उसने, तो 9,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। 9,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज बराबर 36,000 रुपए का 1 साल का ब्याज। हम कह सकते हैं ये 8/3 है। यहाँ पे परसेंटेज कुछ लिखा हुआ है, परसेंटेज यहाँ देखिए मिलाइए। 1200 रुपए पर 8/3% साधारण ब्याज के बराबर है। वह अच्छे से मिलाइए आप। इसका मतलब ये है, कह रहा है वह वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त धनराशि है। चलिए कुछ और फॉल्ट है, आगे बढ़िए। एक आदमी 9,000 रुपया बैंक से ऋण लिया, 4 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो 9,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 4 वर्ष बाद उसने, तो 4 वर्ष तक वो धन लगा रहा, तो 9,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर 9 चौके 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अब देखिए 6,000 पे किया था, बचा कितना, 3,000। 3,000 कब कंप्लीट हुआ है, उसके 3 वर्ष बाद। बच्चों 3,000 रुपया 3 साल तक और लगा रहा, तो 9,000 रुपया 4 सालों तक। बढ़िया समझ लो, 6,000 दे दिया तो 3,000 लगा रहा और 3 साल तक, यानी कुल मिला के हमारा मूलधन कितना हो गया, 9 चौको 36 और 3 तिया 9, 45,000। बोलिए हमने धन कितना उधार लिया था, 9,000। देना कितना बड़ा, 6,000 और 5700, 11,700। 9,000 लिए थे और दे रहे हैं 11,700, यानी 2,700 रुपए क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। इस मूलधन पे 2,700 दे रहे हैं, 45,000 रुपए गुना में 100, 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य और कटेगा 3 शून्य, 45 8 270। 45 शक होता है कि 45 दूनी 90, 90 तिया, तो पहले डबल फिर तिया, 2 तिया 6। क्लियर है ना? इस तरीके से 6% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? चलिए अगला कहता है बेटा कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। अच्छी बात है। 7 वर्षों में राशि उसी दर से कितनी हो जाएगी? इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। 5 वर्षों में 7 गुनी यानी 5 वर्ष में 7 गुनी यानी 1 रुपया था 7 रुपया हो गया। आगे कहता है राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में वही राशि कितनी हो जाएगी? तो यहां से तुम क्या करो, रेट निकाल लो। रेट को निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो सर रेट निकालने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। 6 का ब्याज 5 साल होना कितना चाहिए अब ये बताना है, जबकि 7 वर्ष में। तो देखिए यानी कि 6 रुपए का ब्याज होता है 5 वर्षों में, यानी 5 वर्ष में 6 का ब्याज है तो 1 वर्ष में 6/5 का, तो 7 वर्ष में कितने का ब्याज होगा? 6 सत्ते 42/5। तो वही पूछ रहा था कि अगर 42/5 का ब्याज होगा, मेरे पास 1 रुपया था, कैसे 1 से 6 जोड़े तो 7 हो गया। अब बेटा क्या हो जाएगा? 1 में 42/5 जुटेगा, 1 में 42/5 जुटेगा तो हो जाएगा 47/5। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? क्या क्वेश्चन है, मजेदार है। लेकिन हमारे पास ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। क्या है? n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। आ जाओ बेटा। n1 6 गुना पहले हुआ क्या? 7 गुना। 7 गुना 7 में से 1 गया तो 6। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अबर कितना होना चाहता है? पता नहीं। n2 - 1। अरे यहाँ कितना है? कितने वर्षों में बात कर रहा है? 7 वर्षों में। नीचे 7 लिख दो। 7 छक 42/5। यहां से सॉल्व करो। देखो 7 छक 42/5, n2 निकालना है। 42/5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, -1 उधर गया तो +1। 42/5 + 1 47/5। ये वाला का आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है यार, जितने सारे सवाल आप कर रहे हो सब कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक पे है, कुछ कॉन्सेप्ट के है, और सब कुछ काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। आगे है बेटा मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है। हाँ क्या बात है। मिश्रधन अमाउंट मूलधन का 13/6 यानी मूलधन 6 है, वो कितना गया? 13। मिश्रधन मूलधन का जिसमें क्या लगता है उसका वैल्यू नीचे वाला 6 हो जाता है, अगला उसका वैल्यू हो जाता है जिसके बारे में बोल रहा था बाद में। तो मूलधन का लगा 6 हो गया, मिश्रधन कितना हो गया? 13। जिसमें लगे का उसका वैल्यू नीचे वाला। मूलधन 6 हो गया, मिश्रधन 13 हो गया। बता ब्याज कितना हुआ? 13 में से 6 गया, 7 का ब्याज हो गया। क्योंकि 6 रुपए तो मैंने मूलधन लिए थे, 13 रुपए देना पड़ा, 7 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। वो जो 7 तुम पे कर रहे हो एडिशनल चार्ज है, ऐसे इंटरेस्ट के रूप में है। यहाँ पर SI कितना है? 7। तो कह रहा है यदि साधारण ब्याज 49 है, 7 की वैल्यू 49 है, 7 7 49, तो कहता है मूलधन की राशि क्या है? 7 7 49, तो 6 7 42। राइट आंसर आपका 42 रुपया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ भी नहीं। अगला कहता है 3400 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 11.2% वार्षिक दर पर उधार देने पर प्राप्त साधारण ब्याज पूरी राशि पर 10.2% वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों की राशियों में क्या अंतर है जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है? टाइम तो लेकर कोई रुचा ही नहीं। आप लगा दो एलिगेशन। पहला भाग 7.8%, पहला भाग 7.8%, पहला भाग 7.8%, दूसरा भाग 11.2%, एवरेज 10.2%। देख लिया जाए ये कितना आ जाएगा? 10.2 11.21 आ जाएगा। ये कितना? उधर से 22 चाहिए और 2 2.4। देख लो भाई, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 चलाएगा। 2 बचे 10 और 12 दूनी 24। 5:12। क्या कहा? दोनों मिला के 3400 रुपया है। किताब कहा 3400 है, हम लोग बोलेंगे 12 5 17 है। अंतर क्या है? 12 में से 5 गया 7, 17 दूना 34, 200 का 7 गुना 1400 इस सवाल का राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं था, बस हमको ये पता करना है
कि पहला किस रेट पे है, दूसरा किस रेट पे है, और दोनों कंबाइंड लगा दिया तो एवरेज किस रेट पे है। बस यही तो करना है। और इसके बाद ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, और उसके बाद क्या करना है, 3400 अपने आप में किसके बराबर है, 5 2 7 17, 5 और 12 17 के बराबर, और उसका अंतर फाइंड आउट करना है 12 में से 5 के साथ। इतना तो करना था। आता बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सवाल, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि क्या क्वेश्चन दे सकता है। 4 राशियां पी क्यू आर और के इस तरह का है कि पी क्यू का ब्याज है, क्यू आर का ब्याज है, आर के का ब्याज है, यदि इन तीनों स्थितियों में समय और दर समान है। ये मेन चीज है, समय और दर समान है। और दूसरा ये है कि कौन किसका ब्याज है, पी क्यू का ब्याज है, इसका मतलब पी ब्याज है, क्यों मूलधन है, ये समझना है। पी क्यू का ब्याज है, किसका ब्याज है, क्यू का ब्याज, कौन, पी। तो पी तो ब्याज हो गया किसका, क्यू का, यानी मूलधन क्यू है। आ जाओ बेटा पहले पहले लाइन से समझते हैं। रेट को बड़ा आर मान लेते हैं, टाइम को बड़ा टी मान लेते हैं। अब क्या करोगे, पी क्यू का ब्याज है, ब्याज निकालने के लिए होता क्या है, एस आई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, P अगर Q का ब्याज है, यानी P इक्वल टू ब्याज है किसका, Q का, तो Q इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस एक पे ध्यान देना बढ़िया से, क्योंकि इसी से मैं लिखने वाला हूं, ध्यान देना जरा। Q यहां पर मूलधन था, क्योंकि Q का ब्याज कौन था, P, तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला SI का P इंटू आर इंटू टी। रेट और टाइम तो बदलेगा नहीं, ये मूलधन है, ये ब्याज है। यहां से तुम क्या निकालेगा, आर टी बराबर क्यू, क्यों नहीं, ऊपर पी ही है ना, यानी जो ब्याज है वही रह जाएगा, और बटा में मूलधन आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा। ये आर टी बराबर, सिमिलरली सेकेंड कंडीशन से और थर्ड कंडीशन से लिख लेंगे। सिमिलरली आर टी बराबर क्या होगा, अगला क्या है, मैंने क्या बोला, पी क्यू का ब्याज है, यानी पी ब्याज है बटा क्यू की मूलधन। अगला क्यू आर का ब्याज है, कौन ब्याज है, क्यू, किसका, आर का, आर नीचे गुना 100, एंड आर टी इक्वल टू ऑल्सो आर के का ब्याज है, कौन ब्याज है, आर, किसका, के का, गुना 100। सब आर टी बराबर है। अगर हम पहले और दूसरे को रिलेट करेंगे, ये दोनों इक्वल, ध्यान देना जरा, आर टी इक्वल है तो 100 कट जाएगा, P बटा Q बराबर Q बटा R, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, P बटा Q बराबर Q बटा R, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्या होगा, Q बटे R बराबर R बटा K, ठीक है ना, R बटा K। अब मेरे को क्या दिखा, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है P अनुपात के, P अनुपात के। तो बच्चों यहां से P निकल जाएगा और यहां से K निकल जाएगा, तो यहां से P निकालोगे तो Q स्क्वायर अपॉन R आएगा, P निकालोगे तो Q स्क्वायर अपॉन R आएगा, और यहां से K निकालोगे तो K बराबर आएगा R Q, क्या हो जाएगा, K बराबर R स्क्वायर अपॉन Q। K यहां चलाएगा R स्क्वायर अपॉन Q, और P अनुपात K जब निकालना है तो जरा देखो, Q का Q, इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना, P अनुपात K, कहोगे सर ये तो बड़ा गर्दा उड़ा दिया आपने, Q स्क्वायर अपॉन R और R स्क्वायर अपॉन Q, तो Q का Q और R का Q, यानी आंसर फर्स्ट। सिर्फ घुमाने वाला था, कहानियां है, बाकी कुछ भी नहीं है, बढ़िया से समझ सकता है। आगे कहता है दिनेश, ये बहुत बढ़िया सवाल, दिनेश 8 लाख रुपए ऋण लेकर एक मकान खरीदा, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान हो जाएगा। यदि 15,000 रुपए की मासिक किराए पर मकान को लगाकर किराए से ऋण का भुगतान करना हो। क्या बात है, 8 लाख रुपए लेकर मकान खरीद लिया,
10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसा करो ना, टी वर्ष मान लो, टाइम को टी मान लो। कहता है सर 8 लाख रुपया, लाख का मतलब बहुत सारा पैसा हो जाता है, 5 शून्य हो जाता है। इसका तुलना 100 से, और ये कहां पहुंच जाएगा, तो 10% की दर से टी वर्ष तक लगा रहेगा तो 10T हो जाएगा। कहता है 8 लाख रुपए ऋण लेकर एक मकान खरीदा जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान हो जाएगा? मैंने जो 8 लाख रुपए ऋण लेकर मकान खरीदा था से वो दे देगा, और ओकरा पर जो है से इंटरेस्ट जो 10% देना है वो दे देगा, मैंने अमाउंट देगा। हम तुमसे 8 लाख रुपया ऋण लिए, मैंने बैंक से लोन लिए, मकान बना लिए, 10% सरकार को देना है, तो इतना मंथली रेंट रख देंगे कि मंथली रेंटे के पैसा से हम उसको क्या करेंगे, चुकाते रहेंगे। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे किस्ती, और किस्ती भर करके एक दिन मकान भी अपना, और बाकी जो पैसा रेंट से आवे लगेगा फिर तो प्लस आएगा। तो कितने सालों तक कर दे? तो बेटा अगर 1 साल में टी होता है तो 10% की दर से 10 में क्या हो जाएगा, 10T ब्याज देना पड़ेगा, 100 से हुआ है प्लस में। और कितना का महीना है, 15,000 का महीना, यानी 15,000 गुने टी। आ जा जरा, 2 शून्य 10 उड़ा दा, 3 शून्य 10 उड़ा दो, 8 दहा का 80T, 15T चला गया, 80T में 15T चल जाएगा, बता दो कितना आएगा? 80T में 15T चला जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपए का लेकिन मासिक किराया है और ये सालाना इनकम है। एक चीज और हायर है, 12 से गुना करो। क्यों? क्योंकि टी आपका क्या है, साल है, तो इनकम कैसे मंथली हो सकता है? 15,000 रुपये मासिक किराया है, तो 12 से गुना करेगा, सालाना आ जाएगा, तो 12 से इसलिए गुना किया। तो 2 शून्य कट गया, 3 शून्य कट गया, 4 दूनी 8 हुआ, और 4 तिया का 12 हुआ, और इधर हो गया 2 दहा का 20T, और 15 तिया 45T, 45T से 20T चला गया 25T, इधर हो जाएगा बेटा कितना, 2 को 100 से गुना करेगा 200, 25 अठे 200, यानी टाइम कितना हो गया, 8 साल। यानी अगर हम जो मकान को किराए पर लिए थे, लोन पर लिए थे, वो ऋण भी चुका देंगे 8 साल में, और इंटरेस्ट से पैसा जो आएगा वो भी सब चुका देंगे। खाली मंथली किराया हमको 15,000 मिलते रहे, तो 8 साल में तो सब खत्म हो जाएगा। 8 साल के बाद 9वां साल में पैसा पॉकेट में। आओ बच्चा, मनोज की आयु 5 वर्ष है, ये भी बहुत सुंदर सवाल है। कहता है कि मनोज की आयु 5 साल है, उसके पिताजी उसके नाम पर 50,000 रुपया एक बैंक में 12% साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष के लिए जमा कर देते हैं। अपने बाप, बड़ी पैसा हो जाएगा। एक बात बताओ कि मनोज की आयु 5 वर्ष था, उसका पैसा कै साल तक बैंक में रहेगा? 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं, 12% की दर से साधारण ब्याज पर 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं, और बैंक ब्याज में से मनोज को 300 रुपये पढ़ाई खर्च के लिए प्रति माह देगी। तो 5 वर्ष का था और 20 वर्ष की आयु तक इसका पैसा लगा रहेगा, तो 15 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितना, एक में कितना मिल जाएगा, 1 साल में 12%, तो 15 सालों में 15 कहां से आया, 5 और 20 के अंतर कितना है, 15, यानी उस मनोज के नाम पर बैंक में पैसा कितने साल तक रहेगा, 15 साल। 1 साल में 12%, तो 15 साल में 15 गुने 12 180% मिलेगा। लगाया था 50,000, अब इसको मिलेगा कितना, 180% का ब्याज, यानी ब्याज है, यानी 200% से 20% कम। 20% होता कितना है, 10% 5,000, 20% 10,000, यानी अगर 200% बढ़ता तो 50,000 का डबल 2 लाख हो जाता, 1 लाख हो जाता जी। 50,000 का डबल 50, 100% बढ़ता तो 50,000, और 100 और बढ़ता तो 50,000, 100 200, यानी 200% बढ़ता तो 1 लाख बढ़ जाता। बट कितना बढ़ा है, 180%, यानी 20% कम है, 10,000 घटा दो, यानी 180% तो खाली क्या मिलता, तो 1 लाख नहीं मिलके 90,000 मिलता।
बैंक ब्याज में से मनोज को 300 रुपया पढ़ाई खर्च के लिए प्रति माह देगी और 100 रुपया जेब खर्च के लिए देगी, यानी प्रति महीना 400 रुपये उसके ऊपर खर्च करेगी। कैसे? 300 रुपया पढ़ाई के लिए और 100 रुपया अपने जेब खर्च के लिए, ठीक है ना। यानी 400 रुपया देता है उसको, एक महीने में 400, तो 12 महीने में कितना? ये आय हो रहा है ब्याज के रूप में, और ये खर्च हो रहा है उस लड़के के ऊपर। सब घटेगा, ये जुटेगा। पहले तो देख लेते हैं टोटल कितना आय हुआ, उसमें से कितना खर्च कर दिया उसके नाम पर। तो 400 रुपया एक मंथ में, तो 12 महीने में 400 गुने 12। ये लड़का 20 वर्ष तक यानी कि 5 वर्ष की आयु में गया था, 15 वर्ष तक इसका पैसा लगता रहेगा। 15 12 180, 180 चौके 720, यानी 72,000 रुपया तो इसके नाम पर खत्म हो जाएगा जी। 300 रुपया देगा पढ़ाई के लिए, 100 रुपया जेब खर्च के लिए देगा, 400 रुपया पर मंथ देगा, तो 12 महीने तक देगा, 1 साल हो जाएगा। और ऐसे ऐसे 15 साल, क्योंकि लड़का 5 साल में गया था, 15 साल बाद 20 वर्ष की आयु में निकलेगा, लिखा हुआ है सब। जब वो 20 वर्ष का होगा, बैंक से कितने रुपए वापस लौटाए जाएंगे, यानी कुल मिला के 15 साल में कितना आ जाएगा? तो 72,000 लड़के के ऊपर खर्च होगा। ऐसा जो 50,000 इन्वेस्ट किया था बैंक में उसके पिता, उससे 90,000 रुपए का ब्याज आया, उसमें से लड़का ने खर्चा किया। लड़का के ऊपर खर्च कितना किया? तो लड़का के ऊपर खर्च किया 72,000। बोलो कितना बचा? 18,000 का फिर भी शुद्ध लाभ हो जाएगा। शुद्ध लाभ 18,000 कहां से आया भाई? 90,000 72,000 खर्च किया, 18,000। तो अब लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में उसे मिलेगा जो उसके नाम पर 50,000 बैंक में है, और 18,000 और मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा? 68,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। यदि 3,000 रुपया बैंक में नहीं, 3,000 रुपये को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे ना, 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे ना सर। तो 3,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे, तो 10 वर्ष में हो ही कितना जाएगा? एक वर्ष में 5%, तो 10 वर्ष में 50%। एक वर्ष में 5%, तो 10 वर्ष में 50%। अब बताइए कि 3,000 रुपया है, तो 10 वर्ष बाद जो ब्याज आएगा वो मिल जाएगा 50%, यानी कितना? कैसे आया? तो 10 वर्ष और 5% की दर से 10 बचे 50%। मतलब साफ है क्या होगा? तो 3,000 का 50% 10 वर्ष बाद 1,500 हो जाएगा। ये जुड़ जाता है, यानी 4,500 हो गया। यानी अब क्या करेगा? इस 4,500 पे ब्याज लेगा, रेट वही 5% रहेगा, ठीक है ना। कहता है 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाए तो कितने वर्षों बाद मिश्रण 5,500 रुपया हो जाएगा? अब बताइए 4,500 रुपये को 5,500 होना है, यानी 1,000 रुपये उस पर और ब्याज लगना है। तो 4,500 को 5,500 होने में 1,000 रुपया और ब्याज के रूप में लगेगा, ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन कितना हो गया? 4,500 के ऊपर ब्याज लगेगा, अब गुना रेट तो 5 है। टाइम तो यहां निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने दर। तो अब किस पे लगेगा? जो 10 वर्ष के बाद 1,500 ऐड हो गया, 4,500 पे लगेगा, और 5,500 होना है, मतलब 1,000 मुझे चाहिए, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने टाइम। आइए कैलकुलेट कीजिए, 2 शून्य खत्म, 5 दूना 10, और यहां से और कटेगा 5 9 45 और 20 बचे 100, तो 20 दूना 40 और बटा में हो गया बेटा 9, तो कितना हो गया? 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9, तो 10 वर्ष तो पहले लग गया। थोड़ा कलर बदल लो, हरियाली ज्यादा आ गई। 10 वर्ष और 4/4/9 वर्ष। शुरुआत में 10 वर्ष और बाद में जो और भी 1,000 ब्याज लगने के लिए 4/4/9 वर्ष। कुल मिला के कितना हो गया? 14.4/9। देखो ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन आपका हो गया बी, 14.4/9। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट है सर, 2 समान राशियां का 5% तथा 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। पहली राशि को
पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है। कही रहा है कि समान राशि है, पहला तो यह मामला फिक्स कर दिया, राशि समान है। अब समझिए, राशि इक्वल है। कहता है कि अगर राशि इक्वल है तो अगर समान दर पे लगा देगा तो समान ब्याज पाएगा, और समान समय होना चाहिए तभी समान ब्याज पाएगा। तो कहने का मतलब आगे लिखा कि प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 है। हमने क्या बोला, अगर प्रिंसिपल समान है। एसआई डिपेंड किस पे करता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इक्वल है, रेट और टाइम में आपको पता होना चाहिए कि रेट 5% से 3% है, यानी एक का 5% है, एक का 3%। जहां ज्यादा है वहां समय कम लगेगा, और जहां कम है वहां समय ज्यादा लगेगा, तभी तो आखिर में ब्याज इक्वल होगा। और जब तक ब्याज नहीं इक्वल होगा तब तक मिश्रधन कैसे इक्वल होगा। मिश्रधन तो डिपेंड करता है मूलधन प्लस ब्याज पे, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, और सीआई के केस में सीआई। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई या सीआई में आपका प्रिंसिपल तो इंटरचेंज है, होने वाला है ही नहीं, प्रिंसिपल तो फिक्स है। तो आपका डिपेंड करता है एसआई पे, और एसआई डिपेंड करता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पे। और प्रिंसिपल नहीं बदला है, यानी रेट अगर जिस प्रतिशत से आगे पीछे होगा तो रेट को 5% से 3% हुआ। देखो कैसे कैसे ट्रिक निकालते हैं, ध्यान देना। ओए, तो हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल इक्वल है और अमाउंट भी इक्वल है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये दोनों इक्वल है तो एसआई को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एसआई का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। कब, जब प्रिंसिपल इक्वल हो तब। तो पहला का रेट क्या है 5%, टाइम अगर टी होगा तो पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई गई, बात तो सही है। दूसरे को 3% की दर से है ना, तो इसमें ज्यादा दर है, समय कम लगेगा, मतलब अगले में समय ज्यादा लगेगा, T+4। क्योंकि पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई गई, यानी दूसरे को 4 वर्ष पहले, दूसरे से 4 वर्ष पहले पहली को लौटाई गई, यानी दूसरा 4 वर्ष ज्यादा लग गया। बच्चों क्या करोगे, 3T और 5T घट करके 2T, 2T बराबर 3 चौके 12, तो T बराबर 6, खाली T से काम चल जाता। अब देखो हम क्या करते, रेट जो है 5:3 हुआ है तो टाइम 3:5 होगा। किताब का समय कितना बढ़ा, 4 वर्ष पहले, 4 का तुलना 2 से, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, यानी पहला वाला टाइम 6 लगेगा और दूसरा वाला टाइम 4 ज्यादा 10 लगेगा। तुम कंपेयर करो ना बॉस, 4 का कंपेयर किससे होगा, 2 से, और 3 निकालोगे पहला टाइम, 5 निकालोगे दूसरा टाइम, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 5 10। देख सकते हो कुछ भी नहीं है, तो ये सब ध्यान से सीखो। आगे क्या कहता, समय तो निकल गया पहले वाले का 6, उस पे ब्याज कितना लगने वाला है, तो सर 5% का दर है, 6 5 30 लगेगा ब्याज। 390 मिश्रधन है, 390 का कंपेयर किससे होगा, सर मिश्रधन का मिश्रधन से होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है कितना 100, एसआई कितना होगा, तो 5% पर एनम लग रहा है, 6 साल तक कितना लगेगा, 5 6 30 का ब्याज, वो पहुंच जाएगा 130। हमारा मूलधन कितना है 100, 13 तिया 39, 3 गुना 100 बराबर 300 रुपया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम 2 लाख रुपए 12% वार्षिक सीआई के दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया तथा 1 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि में से वह 500 रुपए और जोड़ दिया। बहुत अच्छा सवाल, कैसे बनाएंगे, डर जाए क्या, नो। पहले 2 लाख रुपए 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, आजा निवेश कर देते हैं। 2 लाख मने लाख पर 5 सुनना होगा, ये सब याद कर जाओ। अब 12% पर एनम है, एक वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि में 500 रुपए और जोड़ा। विक्रम 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट फॉर 1 year at 12% annual simple interest rate and the total amount received at the end of 1 year was 500 and
reinvested it at 13%. Simple interest rate per annum. How much simple interest will he receive at the end of the second year? क्या क्वेश्चन है? तो देखिए, आपने क्या किया कि 2 लाख रुपए 12% की दर से लगाए, तो इनकम कितना हो गया? 1% 2000, तो 12% 24,000। ध्यान देना, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? इस पर 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा तो छूट जाएगा। तो 1% होता है 2000, तो 12% 24,000, तो हो गया 2,24,000। 500 इसमें और जोड़ा, 1 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि में 500 और जोड़ा। 500 रुपए का मामला क्या है? यानी 2,24,500 हो गया। अब कहता है और जोड़ करके उसे 13% वार्षिक साधारण ब्याज पर पूरा निवेश कर दिया। दूसरे वर्ष के अंत में क्या? हाँ, इसका 13%। यार क्या जान था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। दूसरे वर्ष के अंत में, फर्स्ट में तो इतना मिला, लेकिन 500 और जोड़ा तो ये मूलधन हो गया। तो दूसरे वर्ष के लास्ट में कितना मिलेगा? 2 वर्ष के बाद। तो 200 कैंसिल, 13 से गुना करो, आंसर ले आओ। 13 × 5 = 65, इकाई अंक 5। ऑप्शन बी खत्म हो गया। बस मिटाते जाओ। 13 × 4 = 52, 6 × 58। ना तो तीसरा होगा ना तो पहला होगा, आंसर चौथा होगा। गुना नहीं करेंगे हम, समय बर्बाद क्यों करेंगे हम? समय की बचत ही तो एग्जाम में जरूरी है। स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट से अब पूरा कर लो। तो 13 × 5 = 65 का 5, 13 × 4 = 52, 6 × 58 और 13 दूनी 26, 5 31। मिलाते चलना, 13 दूना 26, 3 29। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से आज फिर से हमने क्या किया, इस तरह के कुछ मिसलेनियस सवालों को बड़े प्यार से डील किया, और सारे के सारे सवाल जो है बेहतरीन सवाल थे जिससे हमने आज की क्लास में डील किया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जिस तरीके से मैं क्लास ले रहा हूं, आप इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य किया करें, जिससे हमें यह पता चले कि मेरा जो तरीका है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर किस तरीके का आपको वीडियो मिल रहा है, क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ नई चीजें चाहते हैं, क्या आपका नीड है। इन सारी चीजों के ऊपर मुझे पता चलेगा कब, जब आप उस चीज को केयर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। आप सभी बच्चे जितना आप इस लाइव सेशन में, इस रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको देखते होंगे। यदि आपको बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों और मित्रों में जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर शेयर करिए, और हमारी उत्साह और हमारी टीम की उत्साह को बढ़ाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।